कभी ये ख्याल आया कि हम जो सोचते हैं, हम्म। जो कहते हैं या जिस तरह बर्ताव करते हैं, हम्म। क्या वो सब वाकई मतलब पूरी तरह हमारे काबू में है? हाँ। या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे अंदर कोई कोई अनदेखा सा अनजाना हिस्सा है जो पर्दे के पीछे से हमारी डोर खींच रहा हो? हाँ, ये सवाल तो अक्सर उठता है मन में। तो आज हम इसी दिलचस्प सवाल की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। हमारा विषय है सिगमंड फ्रॉइड और उनका अवचेतन मन का सिद्धांत। हाँ, फ्रॉइड काफी चर्चित और विवादास्पद भी। बिल्कुल। और इस सारी जानकारी हमने एक स्रोत से ली है जिसका नाम है फ्रॉइड का अवचेतन मन सिद्धांत। ये हमें इस थोड़े उलझे हुए विषय को समझने में मदद करेगा। अच्छा। सिगमंड फ्रॉइड, जैसा हम जानते हैं, वो 19वीं सेंचुरी के आखिर और 20वीं सेंचुरी की शुरुआत के ऑस्ट्रियाई न्यूरोलॉजिस्ट थे। जी। और उन्होंने इंसान के दिमाग और बर्ताव को समझने का एक बिल्कुल कह सकते हैं नया नजरिया पेश किया था। उस समय के लिए तो बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल, उसने मनोविज्ञान की दुनिया में जैसे हलचल मचा दी थी। हाँ, तो फ्रॉइड ने मन का एक तरह का नक्शा सा बनाया। उन्होंने कहा कि हमारे मन की 3 लेवल्स होते हैं, हम्म। 3 स्तर। हम्म। पहला, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, मतलब वो सब कुछ जिसके बारे में हम अभी इसी पल जागरूक हैं। जैसे हम ये बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अभी की जागरूकता। फिर दूसरा, पूर्व चेतन मन, प्री कॉन्शियस माइंड। इसमें वो यादें और जानकारी होती है जिसे हम थोड़ी कोशिश करके याद कर सकते हैं। जैसे कल रात खाने में क्या खाया था। ठीक है, मतलब जो याद आ सकता है। हाँ, अगर हाँ, जोर दें तो। हाँ, बिल्कुल। और फिर तीसरा, सबसे गहरा और सबसे रहस्यमयी, अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। यही है असल चीज जिस पर आज बात करनी है। हाँ, ये हमारी दबी हुई इच्छाओं, गहरे डरों और उन यादों का भंडार है जिन्हें हम शायद पूरी तरह भूल चुके हैं या शायद जानबूझकर भुला दिया है। इन सबको असल में यही अवचेतन मन चला रहा है, पर्दे के पीछे से। हाँ। तो फिर चलिए समझते हैं कि ये अवचेतन मन आखिर है क्या भला। और देखिए, फ्राइड का ये कहना ही उस जमाने में कितना क्रांतिकारी था। हाँ, बिल्कुल। पहली बार कोई इतने जोर देकर कह रहा था कि इंसान सिर्फ अपनी सोच और समझ से नहीं चलता, उसके अंदर ऐसी ताकतें काम कर रही हैं जिनका उसे खुद भी पता नहीं। सही बात है। इससे पहले तो ज्यादातर यही माना जाता था कि भाई इंसान एक तर्क संगत प्राणी है, सोच समझ के काम करता है। फ्राइड ने कहा, नहीं रुको, पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। इसने इंसान को अपने आप को देखने का नजरिया ही बदल दिया एक तरह से। तो इस अवचेतन मन में होता क्या है, मतलब किस तरह की चीजें होती हैं इसमें? जैसा कि आपने कहा और जैसा स्रोत भी बताता है, ये एक तरह का स्टोर हाउस है। अच्छा। इसमें वो सारी इच्छाएं और भावनाएं भरी पड़ी हैं जिन्हें हम मतलब समाज के डर से या नैतिक कारणों से दबा देते हैं। जैसे कुछ उदाहरण? जैसे किसी के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा या नफरत, या फिर ऐसी यौन इच्छाएं जिन्हें समाज में खुलकर जाहिर नहीं किया जा सकता, या किसी पुरानी गलती का अपराध बोध, कोई शर्मिंदगी। साथ ही हमारे बचपन के वो डर जिन्हें हम शायद भूल गए हैं, या वो तकलीफदेह यादें जिन्हें हमारा मन याद ही नहीं करना चाहता, वो सब यहीं इसी अवचेतन में जमा होती रहती हैं। मतलब एक तरह का डंपिंग ग्राउंड कह सकते हैं, पर ये एक्टिव डंपिंग ग्राउंड है। दिलचस्प बात ये है कि ये चीजें दब तो जाती हैं पर खत्म नहीं होती। अच्छा, मतलब ये शांत नहीं रहती। बिल्कुल नहीं। फ्रॉइड के मॉडल को थोड़ा और खोलें तो उन्होंने मन के 3 हिस्से और बताए थे, इड, ईगो और सुपर ईगो। हाँ, ये भी सुना है, इड, ईगो, सुपर ईगो। तो इड हमारी मूल, कह लीजिए, जंगली इच्छाओं और जरूरतों का स्रोत है। भूख, प्यास, सेक्स, गुस्सा, जो फौरन संतुष्टि चाहता है, प्लेजर प्रिंसिपल पर चलता है। ओके। सुपर ईगो हमारे अंदर की नैतिकता है, समाज के नियम, सही गलत की समझ, जो हमें रोकता टोकता है। हमारी अंतरात्मा जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। और ईगो वो बेचारा इन दोनों के बीच फंसा है। वो हकीकत को ध्यान में रखकर रियलिटी प्रिंसिपल पर इड की इच्छाओं और सुपर ईगो की पाबंदियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। अच्छा, तो ये मैनेजर जैसा है। हाँ, बिल्कुल। अब जब इड की कोई इच्छा सुपर ईगो के नियमों से टकराती है, मान लीजिए कोई ऐसी इच्छा जो समाज को मंजूर नहीं, तो ईगो अक्सर क्या करता है, उस इच्छा को दबाकर अवचेतन में धकेल देता है, ताकि कोई झगड़ा ना हो। हाँ, ताकि बाहरी दुनिया में और हमारे अंदर भी टकराव कम हो। लेकिन ये जो दबी हुई ऊर्जा है, ये इच्छा है, ये गायब नहीं होती। ये वहीं नीचे, सतह के नीचे एक्टिव रहती है। एक्टिव रहती है। हाँ, और कहीं ना कहीं से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। ये शांत नहीं बैठती, बल्कि लगातार हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार पर अनजाने में असर डालती रहती है।
अच्छा, तो ये असर कैसे डालती है? मतलब क्या इसके कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकें? बिल्कुल। स्रोत में फ्रॉइड के एक क्लासिक उदाहरण का जिक्र है, जुबान फिसलना, जिसे फ्रॉइडियन स्लिप भी कहते हैं। ओह हाँ, फ्रॉइडियन स्लिप, सुना है इसके बारे में। हाँ, मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं और कहना कुछ और चाहते हैं, लेकिन आपके मुंह से अचानक कुछ और निकल जाता है। और अक्सर वो कुछ ऐसा होता है जो शायद उस स्थिति में थोड़ा अजीब लगे या आपकी किसी छुपी हुई भावना या विचार को जाहिर कर दे। जैसे कोई मिसाल? जैसे मान लीजिए आप अपने बॉस की तारीफ कर रहे हैं, पर जुबान फिसल जाए और आप कुछ ऐसा कह दे जिससे लगे कि आप असल में उनसे चिढ़ते हैं। या किसी को बधाई देते हुए गलती से कोई ऐसा शब्द कह देना जो असल में आपकी जलन को दिखाता हो। अच्छा, फ्राइड मानते थे कि ये महज गलतियां नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है। तो फिर क्या है? ये अवचेतन मन का एक झरोखा है जिससे अनजाने में सच बाहर आ जाता है। ये दिखाता है कि हमारे सचेत नियंत्रण के बावजूद हमारा अवचेतन अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहता है। बाप रे, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब हमारी जुबान भी हमारा राज खोल सकती है। हाँ, फ्राइड के अनुसार तो बिल्कुल। और सपनों के बारे में क्या? मैंने सुना है फ्राइड सपनों को बहुत ज्यादा अहमियत देते थे। बहुत ज्यादा। फ्राइड ने तो सपनों को अवचेतन तक जाने वाली शाही सड़क कहा था। रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस। क्यों? उनका मानना था कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे मन का जो पहरेदार है यानी ईगो, वो थोड़ा ढीला पड़ जाता है, उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है। अच्छा। तब अवचेतन में जो दबी हुई इच्छाएं हैं, जो डर हैं, जो संघर्ष चल रहे हैं, वो प्रतीकों के रूप में, सिंबल्स के रूप में सपनों में उभर आते हैं। प्रतीकों के रूप में, मतलब सीधे सीधे नहीं? हाँ, अक्सर सीधे सीधे नहीं, क्योंकि अगर वो अपनी असली शक्ल में आए तो शायद हम डर के मारे जाग जाएं या बहुत परेशान हो जाएं, तो मन उन्हें भेस बदल कर दिखाता है। अच्छा, इसीलिए सपने इतने अजीब और बेतुके लगते हैं कभी-कभी। बिल्कुल, इसीलिए सपने अक्सर अजीब, उलझे हुए, तर्कहीन लगते हैं। उनमें चीजें जुड़ती नहीं दिखती, पर फ्रॉइड के मुताबिक उनके पीछे एक मतलब छुपा होता है। तो क्या सपनों का कोई मतलब निकाला जा सकता है? जैसे लोग कहते हैं सपने में गिरना या दांत टूटना देखना, इसका कोई खास मतलब होता है? देखिए, फ्रॉइड और उनके बाद के मनोविश्लेषकों ने सपनों के प्रतीकों का विश्लेषण करने की काफी कोशिश की। जैसे सपने में उड़ना शायद आजादी की इच्छा या किसी चीज पर नियंत्रण पाने की भावना से जुड़ा हो सकता है। गिरना अक्सर असुरक्षा या नियंत्रण खोने के डर का प्रतीक माना जाता है। और दांत टूटना, वो बहुत आम सपना सुना है मैंने। हाँ, दांत टूटना अक्सर शक्तिहीनता, चिंता या किसी बड़े बदलाव के डर से जोड़ा गया है। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फ्रॉइड ने कोई सपनों की फिक्स डिक्शनरी नहीं बनाई थी कि इस सिंबल का यही मतलब होगा। अच्छा, तो फिर? उनका जोर इस बात पर था कि सपने का मतलब हमेशा सपने देखने वाले की निजी जिंदगी, उसके अनुभव, उसकी मौजूदा भावनाओं के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। मतलब हर किसी के लिए एक ही प्रतीक का मतलब अलग हो सकता है। हाँ, काफी हद तक। सपने का विश्लेषण खुद को बेहतर समझने का एक जरिया बन सकता है, ये जानने का कि हमारे अंदर असल में क्या चल रहा है, कौन सी इच्छाएं अधूरी हैं, कौन से डर हमें परेशान कर रहे हैं। और जो डरावने सपने होते हैं, जिन्हें हम नाइटमेयर कहते हैं, वो अक्सर इन्हीं गहरे संघर्षों या दमित भावनाओं का ज्यादा तीव्र, ज्यादा अनफिल्टर्ड रूप होते हैं। लेकिन क्या हर सपने का इतना गहरा मतलब होता है? कभी कभी तो सपने बिल्कुल ही ऊट पटांग और बेमतलब लगते हैं, लगता है दिन भर की चीजें ही मिक्स होके आ गई। ये एक अच्छा सवाल है। फ्रॉइड का नजरिया तो यही था कि ज्यादातर सपनों के पीछे कोई ना कोई अवचेतन इच्छा या संघर्ष जरूर होता है, चाहे वो हमें कितना भी छोटा या बेमतलब क्यों ना लगे। लेकिन हाँ, ये भी सही है कि सपनों का विश्लेषण एक जटिल प्रक्रिया है। ये जरूरी नहीं कि हर प्रतीक का एक ही गहरा मतलब हो। ज्यादा महत्वपूर्ण शायद ये है कि सपने से जुड़ी भावनाएं क्या हैं, सपने में बार बार क्या थीम आ रही है और वो हमारी असल जिंदगी की चिंताओं या इच्छाओं से कैसे जुड़ती है। और सपनों के अलावा फ्रॉइड ने डिफेंस मैकेनिज्म यानी बचाव प्रणाली की भी बात की थी। बचाव प्रणाली, ये क्या है? ये वो तरीके हैं जिनसे हमारा ईगो हमें चिंता, तनाव और अंदरूनी टकराव से बचाने की कोशिश करता है, अनजाने में। अच्छा। दमन तो एक तरीका है ही, यानी किसी तकलीफदेह चीज को अवचेतन में धकेल देना। इसके अलावा और भी हैं, जैसे प्रक्षेपण। प्रक्षेपण? हाँ, मतलब अपनी जो अस्वीकार्य भावनाएं या इच्छाएं हैं
उन्हें दूसरों में देखना। जैसे अगर मुझे गुस्सा आ रहा है पर मैं मान नहीं सकता, हाँ। तो मुझे लगेगा कि सामने वाला मुझसे गुस्सा है। अरे ऐसा होता है। बिल्कुल। या फिर इनकार, डिनायल, यानी किसी कड़वी सच्चाई को मानने से ही इनकार कर देना। ये सब अवचेतन के काम करने के तरीके हैं जो हमारे व्यवहार और रिश्तों पर बहुत गहरा असर डालते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत मतलब काफी गहरा और दिलचस्प है, लेकिन फ्राइड के इन विचारों पर तो काफी सवाल भी उठे हैं, है ना? मुझे याद है स्रोत में भी विवादों का जिक्र था। बिल्कुल उठे हैं। फ्रॉइड के सिद्धांत शायद मनोविज्ञान के इतिहास में सबसे ज्यादा बहस का विषय रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या थी मुख्य आलोचनाएं? एक बड़ी आलोचना तो ये थी कि उनके कई विचार जैसे अवचेतन मन या इड, ईगो, सुपर ईगो, इन्हें वैज्ञानिक रूप से जांचना, परखना बहुत मुश्किल था। आप अब चेतन मन को लैब में कैसे देखेंगे या मापेंगे? हाँ, ये तो है। तो कई लोगों ने इसे महज अटकलबाजी या मतलब साइंटिफिक नहीं माना। दूसरी बड़ी आलोचना ये थी कि फ्रॉइड ने खासकर शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा जोर दमित यौन इच्छाओं पर दिया, वो भी बचपन के अनुभवों से जोड़कर। हाँ, ये बात भी काफी सुनी जाती है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स वगैरह। बिल्कुल। तो आलोचकों का कहना था कि वो हर चीज को इसी एक चश्मे से देखते हैं, जो शायद थोड़ा अति है। कुछ ने ये भी कहा कि उनके सिद्धांत उस समय के यानी 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत के वियना के समाज के लिए ज्यादा प्रासंगिक थे, ना कि कोई सार्वभौमिक सच्चाई। यानी कल्चर पर आधारित थे ज्यादा। हाँ, ये भी एक तर्क दिया गया। तो क्या इन सब आलोचनाओं का मतलब ये है कि फ्रॉइड के विचार अब उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे? क्या उन्हें नकार दिया गया है? नहीं, ऐसा कहना शायद ठीक नहीं होगा। देखिए, आलोचनाएं अपनी जगह है और जरूरी भी है, लेकिन उनके बावजूद फ्रॉइड का योगदान जबरदस्त रहा है। किस तरह से? जैसा कि स्रोत भी इशारा करता है, उन्होंने पहली बार मन की गहराइयों को समझने के लिए एक व्यवस्थित ढांचा, एक फ्रेमवर्क पेश किया। उन्होंने हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि हम सिर्फ वो नहीं हैं जो हम सतह पर दिखते हैं या जो हम सोचते हैं कि हम हैं। हमारे अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो अनकहा है, अनजाना है और फिर भी हमें चला रहा है। ये विचार कि हमारे बचपन के अनुभव, हमारे अनसुलझे भावनात्मक मुद्दे, हमारे वयस्क जीवन को, हमारे रिश्तों को प्रभावित करते हैं, ये आज भी मनोचिकित्सा का एक केंद्रीय सिद्धांत है। भले ही तरीके बदल गए हों। हाँ, भले ही आज थेरेपी के तरीके बदल गए हों, फ्रॉइडियन विश्लेषण का वो क्लासिक रूप शायद कम हो, लेकिन ये मूल विचार कि अतीत वर्तमान को प्रभावित करता है और अनदेखी भावनाएं हमें चलाती हैं, ये तो कायम है। तो सवाल ये उठता है कि आज भी ये क्यों मायने रखता है? इसलिए क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि हमारी भावनाएं, हमारी आदतें, हमारे रिश्ते, ये सब सिर्फ हमारे लॉजिक या इच्छा शक्ति से नहीं चलते। इनके पीछे अक्सर गहरी, पहचानी न गई भावनाएं, जरूरतें और पुराने पैटर्न्स होते हैं, और जब तक हम उन्हें समझने की कोशिश नहीं करते, हम शायद उन्हीं पैटर्न्स में फंसे रह सकते हैं। ये तो बड़ी बात है। और इसका असर सिर्फ मनोविज्ञान या थेरेपी तक ही सीमित नहीं रहा, है ना? मैंने देखा है कि साहित्य और फिल्मों में भी फ्रॉइडियन विचारों की झलक खूब मिलती है। निश्चित रूप से। आप देखिए, फ्रॉइड के विचारों ने 20वीं सदी की कला, साहित्य और फिल्मों पर इतना गहरा असर डाला है कि वो हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गए हैं। कैसे? कुछ उदाहरण? आप कितनी ही कहानियों और फिल्मों में देखेंगे कि किरदारों के व्यवहार को उनके अतीत के किसी सदमे या उनकी किसी दबी हुई इच्छा या उनके अपने माता-पिता के साथ जटिल रिश्तों से जोड़कर समझाया जाता है। हाँ, ये तो होता है। उदाहरण के लिए एल्फ्रेड हिचकॉक की क्लासिक फिल्म साइको को ही लीजिए। ओह, साइको, हाँ। उसमें जो नॉर्मन बेट्स का किरदार है और उसकी माँ के साथ उसका जो रिश्ता है, वो फ्राइडियन विचारों का, खासकर ओडिपस कॉम्प्लेक्स और दमन का एक बहुत ही जबरदस्त फिल्मी रूपांतरण है। हाँ, सही कहा। या फिर आप बहुत सारे साहित्य में ऐसे किरदार पाएंगे जो अपने इनर डीमंस से जूझ रहे हैं। ये भाषा ही फ्राइडियन मनोविज्ञान की देन है। भली आज के लेखक या फिल्म मेकर सीधे फ्राइड का नाम ना लें, लेकिन मन की गहराइयों, छिपी हुई प्रेरणाओं और अचेतन संघर्षों को दिखाना अब कहानी कहने का अहम हिस्सा बन गया है। ये दिखाता है कि फ्राइड के विचार हमारी संस्कृति में कितने गहरे रच बस गए हैं। तो कुल मिलाकर आज की इस बातचीत से हम क्या समझें? क्या मुख्य बातें रहीं? हमने देखा कि फ्राइड का अचेतन मन का सिद्धांत क्या है। हमारे मन का वो छुपा हुआ अंधेरा कोना जिसमें हमारी दबी हुई इच्छाएं, डर और यादें रहती हैं। हाँ, और हमने बात की कि कैसे ये जुबान फिसलने या सपनों के जरिए हमारे व्यवहार पर असर डालता है अनजाने में। बिल्कुल।
और हमने ये भी देखा कि इन विचारों पर काफी बहस और आलोचना भी हुई है, लेकिन इसके बावजूद हाँ, इसके बावजूद फ्रॉइड के विचारों ने हमारी सोच, हमारी संस्कृति, मनोविज्ञान, कला सब पर गहरा प्रभाव डाला है। सही। शायद सबसे बड़ा सबक यही है, जैसा कि स्रोत में भी कहीं ना कहीं इशारा है, कि अगर हम खुद को सच में समझना चाहते हैं पूरी तरह से, तो हमें अपने मन के उन अंधेरे कोनों में भी झांकने की हिम्मत करनी होगी, जहां शायद हमारी असली प्रेरणाएं छिपी हों। बिल्कुल सही कहा। खुद को जानने की यात्रा, सेल्फ डिस्कवरी, वो हमेशा आसान नहीं होती। इसमें अक्सर अपने उन हिस्सों का सामना करना पड़ता है जिन्हें हम देखना या स्वीकार करना नहीं चाहते। हमारा गुस्सा, हमारी असुरक्षा, हमारे डर, हमारी वो इच्छाएं जो हमें लगता है बुरी हैं। हाँ, ये मुश्किल होता है। लेकिन फ्रॉइड हमें याद दिलाते हैं कि इन्हीं अनदेखे, अनजाने हिस्सों में हमारी जिंदगी के कई बड़े फैसलों की, हमारी तीव्र भावनाओं की और हमारे रिश्तों की उलझनों की चाबियां छिपी हो सकती हैं। अवचेतन मन की ताकत को नजरअंदाज करना एक तरह से खुद के एक बड़े हिस्से को ना जानने जैसा है, और अगर हम इसे समझने की कोशिश ना करें तो ये हमें नियंत्रित कर सकता है। ये बहुत गहरी बात है, और जाते जाते एक सवाल शायद सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, अगर ये सच है, जैसा फ्रॉइड कहते हैं, कि हमारे बहुत सारे काम और फैसले हमारे चेतन नियंत्रण से बाहर, मतलब अवचेतन मन द्वारा तय होते हैं, तो फिर जिसे हम स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल कहते हैं, उसका क्या मतलब रह जाता है? हम कितने स्वतंत्र हैं असल में? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, या इस पर भी गौर किया जा सकता है, क्या हाल ही में हुई कोई घटना, किसी का कोई खास व्यवहार या अपना ही कोई देखा हुआ सपना है, जिसे फ्रॉइड के इस अवचेतन वाले नजरिए से देखने पर अब कोई नया, शायद ज्यादा गहरा मतलब समझ में आ रहा हो? हाँ, ये सोचने वाली बात है। अपने अंदर झांकने का एक तरीका।